उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवास्तां विद्यानां यदवस्थितम् इदं माद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः। रूपान्तरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम सूत्र भाष्य में शब्द स्वरूप क्या है, इसका विवरण आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अथ शब्दानुशासनम अथैतेम शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्। केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत् पुरुषः गौर अश्वः पुरुषः हस्ती शकुनिः मृगः ब्राह्मणः इति। वैदिकाः खल्वपि शन्नो देवीरभीष्टये इषेत्तोर्जेत्वा अग्निमीडे पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतये इति। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? किं यत्तत् सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाण्यर्थरूपं स शब्दः। नित्याः द्रव्यं नाम तत् यत् तर्हि तत् इंगितं निचेष्टितं निमिषितं स शब्दः। नित्याः क्रिया नाम सा। यत्तर्हि तत् शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः इति स शब्दः। नित्याः गुणो नाम सः। यत्तर्हि तत् भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वछिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः। नित्याः आकृतिर्नाम सा। कस्तर्हि शब्दः? येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणीनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः। अंततः कस्तर्हि शब्दः, ये प्रश्न है जिज्ञासु की ओर से, और अंततः इसका समाधान समाधाता की ओर से क्या आया है? येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणीनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः। और प्रदीपकार ने यहाँ पर टीका में कहा है कि वैयाकरणों के मत में वाचक कौन होते हैं? पद होते हैं और वाक्य होते हैं, वर्णवाचक नहीं होते। अपवाद को छोड़ के कहीं कहीं तो वर्ण भी वाचक होते। माने कोई पद जो है एक वर्णात्मक भी तो हो सकता है ना, तो वहां पे वर्णवाचक नहीं है, वहां पे पद ही वाचक है। अब ये अलग बात है कि पद कभी कभी एक अक्षर वाला एक वर्ण वाला ही हो सकता है, तो वो भी वाचक रहेगा क्योंकि वो पद है। ठीक है, तो वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वं
इच्छन्ति। वैयाकरण क्या चाहते हैं? वर्ण व्यतिरिक्त जो पद नाम का एक भिन्न तत्व है, और पद और वाक्य जो कि पदों से भिन्न एक तत्व है। पद समूह मात्र वाक्य नहीं है, या वर्ण समूह मात्र पद नहीं है। ठीक है, पद एक अलग अवयवी है, वर्णों से एक भिन्न अवयवी है। यहाँ पे मत ये लिया जा रहा है कि अवयवी जो है वो एक पद वर्णों से मिलके बना होता है, लेकिन पद वर्ण समूह मात्र ही नहीं है ना। पद वर्ण समूह मात्र नहीं है, और ऐसे ही जो वाक्य है वो पद समूह मात्र नहीं है। ठीक है, वर्ण समूह मात्र पद नहीं है और पद समूह मात्र वाक्य नहीं है। वर्ण समूह से पद नाम की एक भिन्न वस्तु है, एक भिन्न शक्ति है पद की, और इसी तरह से पद समूह मात्र वाक्य नहीं है, उसमें एक भिन्न अन्य शक्ति भी होती है। तो इसलिए वाक्य एक भिन्न वस्तु है। तो वैयाकरण वर्ण का वाचकत्व नहीं चाहते हैं, वो पद का वाचकत्व चाहते हैं या तो वाक्यों का वाचकत्व चाहते हैं। तो ये बात क्यों कही? येन उच्चारितेन येन केन येन पदेन। ठीक है, यहाँ उदाहरण गौ का था इसलिए पदेन जुड़ जाएगा, और कहीं पर येन वाक्येन भी जुड़ेगा किसी प्रसंग में। तो इसलिए प्रदीपकार सबसे पहले यही कह रहे हैं कि वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। क्यों वर्णों का वाचकत्व नहीं चाहते? तो उसके लिए बता रहे हैं, वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चारणानर्थक्य प्रसंगात। क्योंकि वर्णों में यदि प्रत्येक वर्ण का वाचकत्व मानेंगे तो जो पद ऐसे हैं जो बहुत सारे वर्णों से मिलके बने हैं, अनेक वर्णात्मक जो पद हैं, उनमें तो प्रथम वर्ण ने ही उस पद पूरे पद के अर्थ को कह दिया। तो जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि वर्ण है उस पद में उनके अनर्थक्य का प्रसंग आएगा कि उनका कोई अर्थ नहीं है फिर, क्योंकि और अगर ऐसा मानेंगे कि नहीं पहले वर्ण ने भी पूरे अर्थ को कहा, दूसरे ने भी पूरे अर्थ को कहा, तो कहे हुए को फिर से बार बार कहने की आवश्यकता तो होती नहीं है। ठीक है, तो ये दोष ही रहेगा। इसलिए कह रहे हैं वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चारण अनर्थक्य प्रसंगात। उक्तार्थानाम अप्रयोग, ये न्याय सुना होगा ना आप लोगों ने। उक्तार्थानाम अप्रयोग आगे आएगा भी कि जब एक ही शब्द ने अर्थ को कह दिया तो फिर दोबारा तिबारा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं, एक ही वर्ण ने जब अर्थ को अभिप्राय को प्रकट कर दिया तो द्वितीय आदि वर्णों के उच्चारण की कोई आवश्यकता ही शेष नहीं रही। द्वितीय आदि वर्णोच्चारण अनर्थक्य प्रसंगात, अनर्थक्य प्रसंगात वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाचकत्वम् इच्छन्ति न तु वर्णानां वाचकत्वम् इच्छन्ति। अस्तु। अब कोई प्रश्न करे कि शब्दों के बारे में तो दो मत हैं, दो पक्ष हैं, दो मत हैं, एक उत्पत्ति पक्ष है और एक अभिव्यक्ति पक्ष है। तो ये जो आप दोष दिखा रहे हैं वर्णों का वाचकत्व मानने पर द्वितीय आदि वर्णों के उच्चारण का अनर्थक के प्रसंग जो आप दिखा रहे हैं वो केवल उत्पत्ति पक्ष में है या केवल अभिव्यक्ति पक्ष में है या दोनों में है? तो उसका समाधान करके दिखाया है कि अनर्थक्यम तु प्रत्येकम, उत्पत्ति पक्षे योग पद कह रहे हैं कि दोनों में है। दोनों में कैसे? अनर्थक्यम तु प्रत्येकम उत्पत्ति पक्षे योग पद्येन उत्पत्ति भावाज। अनर्थक्य है, कैसे है? प्रत्येकम उत्पत्ति पक्षे, उत्पत्ति पक्ष में योग पद्येन उत्पत्ति भावात, युगपद उत्पत्ति होती नहीं है, सारे वर्णों की एक साथ उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए वहां भी द्वितीय पहला वर्ण उच्चारण हुआ, ठीक है, प्रथम वर्ण उच्चारण हुआ, उसने पूरे अर्थ को कह दिया, तो द्वितीय आदि वर्णों के उच्चारण की उत्पन्न होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो द्वितीय आदि वर्णों का अनर्थक्य है यहाँ पर भी। चलिए, और
अभिव्यक्ति पक्षे तो क्रमेणैव अभिव्यक्त्या समुदायाभावात्, अभिव्यक्ति पक्ष में भी क्रम से ही अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, क्रम से ही अभिव्यक्ति होती है। तो जैसे ही किसी शब्द का पहला वर्ण, किसी पद का पहला वर्ण अभिव्यक्त होगा, वही अर्थ को प्रकट कर देगा। तो द्वितीय आदि वर्णों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अभिव्यक्ति पक्षे तो क्रमेणैव अभिव्यक्त्या समुदायाभावात्, समुदाय का अभाव भी है, ये भी एक दोष है उसमें। क्रम से अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए समुदाय ही नहीं अभिव्यक्त हो पाएगा। ठीक है, और कोई कहे कि एक स्मृति उपारूढ़ों का वाचकत्व मान लेंगे हम अभिव्यक्ति पक्ष में। ठीक है, तो एक स्मृति उपारूढ़ वर्णों का वाचकत्व मानने पर तो फिर उनका क्रम किसी भी तरह से हो सकता है। सरह भी हो सकता है, रसह भी हो सकता है, अस्रह भी हो सकता है, बहुत प्रकार की संभावनाएं है ना इसमें। तो इत्यादि अर्थ प्रतिपत्ति विशेष प्रसंगात, तो फिर सरह रसह इत्यादियों में अर्थ प्रतिपत्ति अविशेष होने लगेगी। जो अर्थ रसह का है वही सरह का भी होने लगेगा, ये दोष है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं प्रसंगात तद व्यतिरिक्त स्फोटः, इसलिए तद व्यतिरिक्त स्फोट है, वर्ण व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त माने वर्ण व्यतिरिक्त स्फोट है। और वो स्फोट कैसा है, तो कहा नादाभिव्यंग्य, नाद के द्वारा, नादाभिव्यंग्य, नाद के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला है। वाचकः, वो वाचक है किसी भी अर्थ का। विस्तरेण वाक्यपदीय व्यवस्थापितः, और इस स्फोट का स्वरूप हमने विस्तार से वाक्यपदीय में, प्रदीपकार कह रहे हैं वाक्यपदीय कार ने वाक्यपदीय में दिखाया है। अब मूल भाष्य की पंक्ति में ये न उच्चारितेन ऐसा था, तो ये न को पहले ही स्पष्ट किया, ये न अर्थात पदेन अथवा वाक्येन, और उच्चारितेन अर्थात प्रकाशितेन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रदीपकार शब्दों के संदर्भ में अभिव्यक्ति पक्ष ले रहे हैं, उत्पत्ति पक्ष नहीं ले रहे हैं, इसलिए कहा ना प्रकाशितेन, ये न प्रकाशितेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योतः भाष्य। हाँ जी प्राचार्य जी, जब हम यद तर्हि तद भिन्नेषु भिन्नम छिन्नेषु छिन्नम सामान्य भूतम, यहाँ जब हम भूत ग्रहण कर रहे थे भूत, तब वहाँ पे भूत को तुल्य अर्थ में लिए थे, तुल्य अर्थ में प्रदीप ने जी, तब उद्योतकार ने 4 दोष बताए थे। जब तुल्य अर्थ में, तो तीसरा वाला दोष समझ नहीं आ रहा। तीसरा दोष क्या है, उपमा कथनस्य प्रकृति अनुपयोगाच्च, कह रहे हैं कि उपमा की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, दृष्टांत देकर के समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, दृष्टांत वहां देने की आवश्यकता होती है जहां किसी बात को समझने में क्लिष्टता हो रही हो। यहाँ तो पहले से ही कह रहे हैं कि अयम गौः, ऐसे कहते ही गोत्व का ज्ञान भी होता है ना, तो फिर गोत्व तो ज्ञात है, तभी तो उसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है, तो इसलिए उसको दृष्टांत से समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस। चलिए, उद्योतः येन उच्चारितेन सासनालाङ्गूलककुदखुर्विषाणीनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः उच्चारितेनेति शारीरमारुताभिहतकण्ठादिस्थानैर् अवयवद्वारा अभिव्यक्तेन येन। उच्चारितेन माने प्रकाशितेन, ऐसा प्रदीप ने कहा है, और उद्योतकार भी भाष्य का जो उच्चारितेन शब्द है उसी को और विस्तार से कह रहे हैं कि उच्चारितेन का मतलब क्या है, प्रकाशितेन वहां कहा था, उद्योतकार कह रहे हैं अभिव्यक्तेन। अंततः जो मूल शब्द अभिप्राय है उद्योतकार का वो क्या है, उच्चारितेन अर्थात अभिव्यक्तेन। और कैसे अभिव्यक्त होगा, तो जैसे कोई भी लौकिक शब्द अभिव्यक्त होता है, जैसे कि कोई स्थान चाहिए है ना, कोई प्रहार करने वाली वस्तु चाहिए और कोई प्रयास चाहिए है ना, ये दोनों हो, ये काष्ठ भी है, पेंसिल भी है, लेकिन जब तक प्रयास विशेष नहीं किया जाएगा नहीं होगा। ऐसे ही हमारा शरीर रूपी यंत्र है, तो वहां पर जो हमारे मानुष शब्द या मानुष वर्णों का, व्यक्त वर्णों का जब उच्चारण करना होता है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो दिखा रहे हैं। शारीर मारुत अभिहत कंठ स्थानैर् अवयव द्वारा अभिव्यक्तेन इत्यर्थः।
शारीर मारुत, नाभि प्रदेश से मारुत उरह प्रदेश में पहुंचती है, फिर कंठ प्रदेश में आती है, फिर जो है वो जिह्वा आदि के आघात से अनेक स्थानों पर, तालु आदि स्थानों पर टकराती हुई, अभिघात को प्राप्त करती हुई फिर वो बाहर वर्ण के रूप में निष्पन्न होती है। ऐसा ही है ना, वर्णोच्चारण का जो विधि है या प्रक्रिया है वो ऐसी ही है। तो उसी को दिखा रहे हैं, शारीर मारुत के द्वारा अभिहत कंठादि स्थानों के द्वारा अवयव द्वारा अभिव्यक्तेन, अवयव द्वारा अर्थात वर्णत्व द्वारा अभिव्यक्तेन येन, एक एक अवयव के माध्यम से प्रकाशित हो रहे हैं ना शब्द, एक एक वर्ण का उच्चारण होता है या एक एक वर्ण का अभिव्यक्तिकरण होता है, ऐसा कह लीजिए। तो अवयव द्वारा वही है, अवयव द्वारा अर्थात वर्णत्व द्वारा। ठीक हुआ। शारीर मारुत के द्वारा अभिहत जो कंठादि स्थान, उनके माध्यम से अवयव के द्वारा अभिव्यक्त जो पद या वाक्य हैं, उनके द्वारा जो हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, ये न उच्चारितेन, जिन अभिव्यक्त हुए पदों के द्वारा अर्थों का, जिन अभिव्यक्त हुए वाक्यों के द्वारा हमें अर्थों का ज्ञान होता है, उन्हीं पदों या वाक्यों को, उन्हीं पदों को शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर उसका एक और बड़ा रूप वाक्य हो जाता है। आगे, अत्र विषाणान्तरैर अवयवैर गुणादयोऽपि उपलक्ष्यन्ते। अब देखिए, ये न उच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्यो भवति स शब्द, ये कहा है ना भाष्यकार ने। तो सासना लांगूल ककुद खुर विषाण, ये सारे के सारे गौह के अवयव हैं, है ना। तो उसी के लिए उद्योतकार कह रहे हैं कि अत्र विषाणान्तैर अवयवैर, यहाँ ये जितने भी अवयव पढ़े हुए हैं ना, सासना से लेकर के विषाण तक, विषाणान्तैर अवयवैर, विषाणांत वाले, जो विषाण है अंत में जिनके, ऐसे जो सारे के सारे अवयव हैं, उन अवयवों के द्वारा गुणादयोऽपि उपलक्ष्यन्ते, यहाँ पे जो शुक्ल नीलः आदि गुण थे उनका भी ग्रहण समझ लेना चाहिए। ठीक है, सासना आदि अवयव वाले का भी ज्ञान होता है, शुक्ल गुण वाले का भी तो ज्ञान होता है, नील गुण वाले का ज्ञान होता है, इंगित चेष्टित निमिषित आदि क्रियाएं जिसमें है उसका ज्ञान होता है, गोत्व वाले का ज्ञान होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबका नाम तो यहाँ पे यद्यपि भाष्यकार ने नहीं लिया है, केवल इतना ही कह दिया, सासना लांगूल ककुद खुर विषाणी नाम। तो अभिप्राय क्या हो गया कि जिस अभिव्यक्त हुए के द्वारा हमें सासना आदि अवयवों वाले, नील आदि गुणों वाले, इंगित चेष्टित आदि क्रियाओं वाले और गोत्व आदि जातियों वाले पदार्थों का बोध होता है, वह शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे अवयवों को केवल गिना है, वो अवयव गुणादियों के भी उपलक्षण है, ऐसा समझना चाहिए। उनका भी यहाँ ग्रहण होगा परिभाषा में, शब्द की परिभाषा में। ठीक, अत्र विषाणान्तैर अवयवैर गुणादयोऽपि उपलक्ष्यन्ते। संप्रत्ययः ज्ञानम्, संप्रत्ययः शब्द आया है भाष्य में, संप्रत्ययो भवति, संप्रत्ययो भवति माने ज्ञानम् भवति। प्रतिपूर्वक इण धातु का प्रयोग है, संप्रतिपूर्वक इण धातु से अच प्रत्यय करेंगे तो संप्रत्यय बन जाएगा ना, एरच भाव में कर लिया, संप्रत्यय अर्थात ज्ञानम। आगे बढ़िए, ननु प्रत्यायक शब्द से वर्ण समूह रूपतया येन इति एकवचनम अयुक्तम। अब यहाँ पे जिज्ञासु की ओर से एक पक्ष रखा जा रहा है कि ननु प्रत्यायक शब्द से वर्ण समूह रूपतया, जो प्रत्यायक शब्द है ककुद खुर विषाणी आदि वाले पदार्थ, विषाण आदि वाले पदार्थ का, विषाण आदि अवयव वाले पदार्थ का जो हमें ज्ञान करा रहा है, वो एक वर्ण तो है नहीं। वो जो शब्द हमें ज्ञान करा रहा है, जो हमारे लिए प्रत्यायक शब्द है, प्रत्यायक शब्द माने ज्ञान कराने वाला जो शब्द है, वह वर्ण समूह रूपतया, वो वर्ण समूह रूप है, ऐसा जिज्ञासु कह रहा है। ठीक है,
जिज्ञासु क्या कह रहा है? ननु प्रत्यायक शब्द से वर्ण समूह रूपतया, प्रत्यायक जो शब्द है गौहु वो वर्ण समूह रूप है, उसके वर्ण समूह रूप होने से येन इति एक वचनम अयुक्तम, येन ये तृतीया का जो एक वचन कर दिया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यायक शब्द कैसा है? वर्ण समूह रूप है। वर्ण समूह रूप है माने उसमें बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारे वर्ण हैं तो बहुशु बहुवचनम होना चाहिए, ऐसा जिज्ञासु कहना चाहते। ननु प्रत्यायक शब्द से वर्ण समूह रूपतया येन इति एक वचनम अयुक्तम न च वनम इति वत् समूहाभिप्रायम तत्, और ऐसा भी हम नहीं कह सकते, जिज्ञासु अपने आप ही बोलता जा रहा है आगे भी कि न च वनम इति वत् समूहाभिप्रायम तत्, कोई जिज्ञासु कह रहा है कि आप ऐसा भी मत कहिएगा कि वनम भी तो समूह होता है, वनम क्या है? वृक्ष समूह है, ठीक है, फिर भी वहां भी तो वनम ऐसा एक वचनांत प्रयोग हो जाता है, तो ऐसे ही भले ही हमारा शब्द प्रत्यायक शब्द वर्ण समूह रूप है, फिर भी हम वहां पर एक वचन कर लेंगे। तो जिज्ञासु स्वयं ही दृष्टांत पकड़ के ला रहा है विपरीत भी, और फिर स्वयं ही उसका निषेध कर रहा है कि न च वनम इति वत् समूहाभिप्रायम तत्, वह जो एक वचन है, कौन सा एक वचन? ये न, इस पद में जो एक वचन है वह एक वचन वनम इस प्रयोग की तरह समूह अभिप्राय को लेकर के किया गया है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं मान सकते या ऐसा मत कहिए। क्यों? समूहस्य स्थिरस्य निरूपयितुम अशक्यत्वात्, क्योंकि देखो वृक्ष समूह तो जो है वो स्थिर है ना, स्थिर है, उसको हम समूह रूप में देख सकते हैं, समूह रूप में उसका निरूपण कर सकते हैं, लेकिन शब्दों के बारे में तो अभी पीछे प्रदीप कार ने दिखाया है, दो ही पक्ष हैं, या तो उत्पत्ति पक्ष या तो अभिव्यक्ति पक्ष, और दोनों ही पक्षों में समूह स्थिर नहीं है। उत्पत्ति मानेंगे तो भी जो है उत्पन्न हो के वर्ण नष्ट होते रहते हैं, अभिव्यक्ति मानेंगे तो किंचित काल के लिए अभिव्यक्त होंगे, बहुत थोड़े से अल्प से समय के लिए, और फिर अनभिव्यक्त हो जाएंगे। तो जैसे वनम में स्थिर समूह का निरूपण हो सकता है, वैसे तो यहाँ वर्णों के संदर्भ में तो समूहस्य स्थिरस्य निरूपयितुम अशक्यत्वात्, हम एक स्थिर समूह का तो निरूपण कर ही नहीं सकते। अतः आह, इसलिए कहते हैं, इसलिए प्रदीपकार कह रहे हैं, माने प्रदीपकार की पंक्ति की ये भूमिका बनाई है इन्होंने। प्रदीपकार की प्रथम पंक्ति है वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम इच्छन्ति, वर्ण व्यतिरिक्त जो पद है या पद अतिरिक्त जो वाक्य है उसका वाचकत्व चाहते हैं, ठीक। क्योंकि यदि हम वर्ण समूह ही शब्द है, वर्ण समूह ही पद है ऐसा मानेंगे तो फिर ये दोष आएगा ही जो जिज्ञासु दिखा रहा है कि वर्ण समूह यदि शब्द है तो फिर प्रत्यायक शब्द यदि वर्ण समूह रूप है तो क्या होना चाहिए? ये न शब्द में एक वचन नहीं होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। और आप वनम की तरह भी वहां एक वचन नहीं कर सकते, क्योंकि वनम में तो स्थिर समूह का निरूपण संभव है, लेकिन वर्ण समूह में कोई समूह, स्थिर समूह देख पाना, स्थिर समूह का निरूपण कर पाना संभव नहीं है। अतः इसलिए प्रदीपकार ने स्पष्ट की बात कि वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम इच्छन्ति, माने अतः आह, यहाँ से समाधाता की ओर से बात शुरू हो गई ना, तो समाधाता कह रहे हैं कि आपका पक्ष ही ठीक नहीं है। आप जिस पक्ष को लेकर के चल रहे हैं ना कि प्रत्यायक शब्द क्या है? केवल वर्ण समूह मात्र, तो प्रत्यायक शब्द तो वर्ण समूह मात्र, केवल वर्ण समूह मात्र ही प्रत्यायक शब्द नहीं है। देखिए आगे, वर्ण व्यतिरिक्त पदान अनभ्युपगमे एकैकस्य वर्णस्य वाचकत्वं समुदायस्य वा नाद्य इत्याह वर्णानां प्रत्येकमिति। इसमें दोष दिखा रहे हैं कि वैयाकरण जो है वो वर्ण व्यतिरिक्त पद की सत्ता क्यों स्वीकार करते हैं? वर्ण समूह को ही पद क्यों नहीं मान लेते वैयाकरण? वर्ण व्यतिरिक्त पद है। जैसे कोई कहे कि पुस्तक क्या है? ये पृष्ठ, ये जल्द, यही तो मिलकर के पुस्तक है बस,
पुस्तक और कुछ नहीं है। तो फिर इसका मतलब कि पुस्तक जिन अवयवों से बनी हुई है उनका समूह मात्र ही तो पुस्तक है, और क्या है? तो कहते कि नहीं, पुस्तक एक अलग अवयवी है, अवयवी में एक अलग सामर्थ्य होता है। कि बहुत सारे जो है वो तंतु मिलकर के तंतु समूह ही तो पट है। तो कहते कि नहीं, तंतु समूह ही पट नहीं है, पट एक अलग अवयवी है। ठीक, ऐसे ही वर्ण समूह ही पद नहीं है, पद की अपनी एक अलग शक्ति है। ठीक, तो यदि ऐसा ना माने का मतलब क्या हुआ? फिर क्या मानेंगे? यदि ऐसा ना माने कि वर्ण व्यतिरिक्त पद है तो फिर क्या मानेंगे? वर्ण समूह मात्र ही पद है, ये मानेंगे फिर, जो कि जिज्ञासु मान रहा है ना। जिज्ञासु मान के तो दोष ही दिखा रहा है कि वर्ण समूह मात्र ही पद होता है, और उसमें ये समस्या आएगी कि ये न में एक वचन नहीं कर सकते हो आप। ठीक, और वनम की तरह भी एक वचन नहीं बता सकते। तो समाधाता समाधान करता हुआ क्या कह रहा है कि आप जिस पक्ष को लेकर के चल रहे हैं कि वर्ण समूह मात्र ही पद है, वो आपका पक्ष ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? देखिए, वर्ण व्यतिरिक्त, और समाधाता यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि वर्णों से व्यतिरिक्त पद नाम की एक भिन्न वस्तु है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे, कैसा? वर्ण व्यतिरिक्त पदानभ्युपगमे, वर्णों से अतिरिक्त पद के अस्वीकार करने पर, अभ्युपगमे माने स्वीकार करने पर, अनभ्युपगमे माने न स्वीकार करने पर। किसके ना स्वीकार करने पर? वर्ण व्यतिरिक्त पद के न स्वीकार करने पर, वर्ण व्यतिरिक्त पदा अनभ्युपगमे। तो फिर समाधाता यहाँ कह रहा है कि देखो, अगर आप वर्णों से भिन्न पदत्व शक्ति को नहीं स्वीकार करते हो, पद की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हो, तो फिर आपके पक्ष में दो मत बनते हैं। क्या क्या मत बनते हैं? एकैकस्य वर्णस्य वाचकत्वम, आप या तो एक एक वर्ण को वाचक मानोगे, आपके मत में पद नाम की तो कोई चीज है नहीं, है ना, वर्ण समूह ही पद है। तो अब आप जब अर्थ के पास पहुंचना चाहेंगे तो या तो आप एकैकस्य वर्णस्य वाचकत्व, इस पक्ष को मानेंगे कि एक एक वर्ण का वाचकत्व होता है, या आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? समुदायस्य वा, कि वो जो पूरा वर्णों का समुदाय है ना, वो मिलकर के वाचक है। पद वाचक है ऐसा तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि पद तो मान नहीं रहे आप। पद की डेफिनेशन क्या मान रहे हो आप? वर्ण समूह मात्र ही पद है ना, वर्ण समूह मात्र ही पद है, वर्ण समूह से भिन्न कोई पद तत्व नहीं है, ऐसा मान रहे हैं। तो जब ऐसा मान रहे हैं तो समाधाता कहते हैं कि आपके पास दो ही पक्ष फिर शेष बच जाएंगे, या तो आप एक एक वर्ण का वाचकत्व मानेंगे, या वर्णों का वो जो पूरा समूह है उसका वाचकत्व मानेंगे। ठीक, उसमें क्या स्थिति आएगी, दोष क्या आएगा, उसको देखिए। वर्ण व्यतिरिक्त पदानभ्युपगमे एकैकस्य वर्णस्य वाचकत्वं समुदायस्य वा नाद्यः। अब समाधाता कहता है कि इनमें से जो प्रथम पक्ष है आपका एकैकस्य वर्णस्य वाचकत्वं, वो पक्ष ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? वर्णानाम, वो प्रदीपकार ने दिखाया है, वर्णानाम प्रत्येकमिति, वर्णों में से प्रत्येक वर्ण का वाचकत्व है। इस पक्ष को यदि हम माने तो फिर समस्या क्या आएगी? वर्णानाम प्रत्येकम वाचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चारण अनर्थक्य प्रसंगाद, वही दोष है। ठीक है, यदि वर्णों में प्रत्येक वर्ण का वाचकत्व माने तो द्वितीयादि वर्णों के उच्चारण का अनर्थक्य दोष आता है।